हेलो दोस्तों, आज की कहानी है आज की पढ़ी लिखी लड़कियां घर तोड़ती हैं। दोस्तों, अब हर सप्ताह सोमवार, बुधवार, शनिवार आपसे मिलेंगे एक नई कहानी के साथ सुबह 11:30 बजे। शनिवार का दिन था। दिन के 3 बज रहे थे। प्रज्ञा के पिताजी खाना खाकर अपना हाथ धोकर हाथ जैसे तौलिया से पोंछ रहे थे कि उनका फ़ोन की घंटी बजी। हाथ पोंछते हुए धीरे धीरे चलते फ़ोन के पास पहुँचे तो देखे उनके दामाद जी सतीश जी का फ़ोन है। अपने इकलौते दामाद का फ़ोन देखकर चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आई। मुस्कुराते हुए प्रज्ञा के पिताजी ने फ़ोन उठाया और बोले, हेलो। हाँ, नमस्ते नमस्ते, खुश रहिए, ढेर सारा आशीर्वाद दामाद जी। और कैसे हैं? और दामाद बाबू कैसे हैं? कैसे याद किया? उधर से दामाद बाबू सतीश जी का बड़ा ही रूखा सा जवाब आया, आपकी बेटी चैन से रहने देगी तब ना अच्छे से रहेंगे। ससुर जी का चेहरा जो अभी अपने दामाद के नाम को देखकर खिल गया था, वह अचानक से मुरझा गया और थोड़े चेहरे पर तनाव का भाव आया। तनाव का भाव लाते हुए पूछे, क्यों, क्या हो गया? सतीश जी, मेरी बिटिया ने आखिर ऐसा क्या कर दिया कि आप इतने नाराज़ हैं? सतीश जी ने कहा कि इतनी सारी बातें हैं, फ़ोन पर सारी बात करना ठीक नहीं रहेगा। कल रविवार है, कल मेरी भी ऑफिस की छुट्टी है। मैं चाहता हूँ कि आप लोग मेरे घर आएँ और हम लोग यहाँ पर बैठकर बात करें। सतीश जी बोले, ऐसे बहुत ज़्यादा कोई टेंशन वाली बात तो नहीं है। प्रज्ञा के पिताजी ने कहा कि ऐसी कोई बहुत ज़्यादा टेंशन वाली बात तो नहीं है ना। सतीश जी ने कहा कि वह तो डिपेंड करता है कि आपका और आपकी बेटी आगे क्या डिसाइड करती है। अभी तो ऐसा कुछ बात नहीं है, बात करके मामला सुलझ जाता है। आपकी बेटी समझ जाती है तो अच्छी बात है, नहीं तो तनाव तो बढ़ेगा ही। अपने दामाद के मुंह से ऐसी बातें सुनकर प्रज्ञा के पिताजी का कलेजा मुंह पर आ गया। उनकी इकलौती बेटी और दामाद जी ये क्या बोल रहे हैं? क्या नहीं बोल रहे हैं? क्या हो गया? सब कुछ ठीक, सब कुछ तो बहुत बढ़िया था। दामाद भी बहुत अच्छे हैं, घर परिवार भी अच्छा है, फिर ऐसा क्या हो गया? अगले दिन रविवार के 10 बजे तक उनको अपने दामाद बाबू के घर जाना था, लेकिन शनिवार के 3 बजे से लेकर रविवार के 10 बजे तक उनका दिन एक रात की दूरी नहीं, एक साल की दूरी नहीं, सदियों के समय से दिन कट रहा था। समय काटे नहीं कटता था। एक बाप के आंख से रात भर नींद दूर थी। दिन में चैन नहीं था, मन व्याकुल था। किसी तरह समय कटा। दूसरा दिन सुबह 10 बजे प्रज्ञा के पिता, माँ, प्रज्ञा के चाचा जी और प्रज्ञा के दादाजी, इतने लोग दामाद सतीश बाबू के घर पहुँचे। प्रज्ञा के घर पहुँचने पर घर का दरवाज़ा प्रज्ञा ही खोली। प्रज्ञा को सामने दरवाज़ा खोलते देख प्रज्ञा के पिता गजोधर जी ने बहुत व्याकुलता से धीमी आवाज़ में पूछे, सब ठीक है? दामाद जी अचानक से ऐसे क्यों बुलाए? क्या बात हो गई? प्रज्ञा ने उसका हाथ पकड़कर थोड़ा हंस कर दिलासा दिलाते हुए कही, ऐसी कोई बात नहीं है, अंदर आइए, आराम से बैठिए, कोई दिक्कत नहीं है। कहते हुए उनको अपने घर के अंदर बुलाई, हॉल में सबको सोफे पर बैठाई। उसके बाद किचन में चली गई। किचन में सबके लिए पानी का गिलास ट्रे में रख कर वापस आई। फिर अपने पति के रूम में जाकर अपने पति सतीश जी को कही कि मेरे पिता और सब परिवार वाले आए हैं। फिर अपने परिवार के सामने आकर बैठ गई। सतीश सपाट भाव शून्य चेहरा लेकर हॉल में आया। बिना भाव का नमस्ते सबको किया। सतीश के उनके चेहरे पर न सम्मान था न इच्छा था। ऐसा लग रहा था बस किसी तरह बात करने के लिए आ गए हैं। बहुत ही रूखापन से उन्होंने व्यवहार किया, लेकिन लड़की के पिता होने की वजह से गजोधर जी इस बात का बुरा मानने का अधिकार कहाँ रखते हैं? आखिर प्रज्ञा उनकी इकलौती बेटी है। वह तो 1000 कोशिश करेंगे कि उनकी इकलौती बेटी की हंसती खिलती जिंदगी, उसके शादीशुदा परिवार पर कोई आँच न आए। गजोधर जी ने सतीश की इस बेरुखी को नज़रअंदाज किया और कहे, और कैसे हैं दामाद बाबू? दामाद बाबू तो दामाद बाबू ही बन गए। जुबान में तलखी लिए कठोर शब्दों में कहे, आपकी बेटी तो जीना देना ही नहीं चाहती। पता नहीं आपने क्या सिखाया है अपनी बेटी को, क्या समझाया है। 2 पैसे कमाने नहीं लगती है आज की लड़कियां, अपने आप को टॉप में समझने लगती है। प्रज्ञा ने अपने ससुर जी को हाथ से पकड़कर सहारा देते हुए हॉल में लाई और उनके साथ ही बैठाई। फिर जाकर अपने सासू जी को व्हील चेयर में बैठाकर अपने वापस से हॉल में लाई और सबके सामने हॉल में लाकर हॉल में रखी। प्रज्ञा के पिता गजोधर जी ने खड़ा होकर दोनों हाथ जोड़कर अपनी समधन ससुर को नमस्ते किया और उनका हालचाल पूछने के बाद गजोधर जी से अब रुकते बन नहीं रहा था। उन्होंने बड़े हकलाते हुए बोले, सतीश बाबू, ऐसी क्या बात हुई अचानक से? आपने कल फ़ोन करके ऐसा क्यों बोला कि आपकी बेटी बहुत परेशान कर रखी है? मेरा तो मन ही घबरा गया।
एक पल के लिए रात भर नींद नहीं आई, चैन नहीं आया। क्या बात है? सतीश जी ने बड़े गुस्से में कहा। एक रात की चैन आपको नहीं आई? और आपकी बेटी ने हमारे नाक में दम कर रखा है, हाल बेहाल कर रखा है। चैन तो बहुत दूर की बात है, सांस लेना भी दुर्भर हो गया है। सतीश जी की इस बात पर गजोधर जी ने कहा कि आप बताइए तो सही, मेरी बेटी से अगर कोई गलती हुई है या मेरी बेटी कोई बात नहीं समझ पा रही है तो उसकी गलती को मैं सुधारूंगा, मैं उसे समझाऊंगा। बच्चों की गलतियों को सुधारना माँ बाप की जिम्मेदारी है। ऐसा कैसे वह अपने घर परिवार को ताक पर रख सकती है या उन्हें नाराज़ कर सकती है? बात क्या है दामाद जी, अब खुलकर बताइए। प्रज्ञा भी वहीं बैठी थी। सतीश जी ने प्रज्ञा की तरफ देखते हुए कहा, आपकी बेटी छोटा सा पैसा नहीं कमाती है, अपने आप को धन्ना सेठ समझने लगी है। उसके सामने हमारा तो कोई महत्व ही नहीं रह गया है। क्या सास ससुर का कोई मोल ही नहीं रह गया है? आप तो जानते हो कि आज हमारे घर का क्या कंडीशन है। मैंने इसे बोला कि तुम्हारे सास ससुर का ध्यान रखना बहुत मुश्किल होता जा रहा है। उन्हें दिन भर एक नौकर के सहारे छोड़ नहीं सकते। मैं नौकरी छोड़कर घर बैठ नहीं सकता हूँ। अब आप अकेले घर में बीमार माँ बाप को घर में अकेले छोड़कर जा सकते हो क्या? लिहाजा तुम अपनी नौकरी छोड़ दो, उनकी देखभाल करो। और आपकी बेटी ने 2 टुक में बस एक जवाब दे दिया कि मैं उनकी देखभाल करने की हर चीज़ की करने की कोशिश करती हूँ, मैं उनकी हर देखभाल का जिम्मेदारी लेती हूँ, लेकिन मैं नौकरी नहीं छोड़ूंगी। इसे मैं इतना समझाया। 1 सप्ताह से हमारे घर में यही झगड़ा चल रहा है। मैं इसे हर तरीके से समझाया, प्यार से गुस्सा से समझा कर बुझा कर, पर इसके दिमाग में एक पैसे की बात नहीं आई। अगर यही हाल रहा, अगर इसके नज़र में उसकी नौकरी ही सब कुछ है, इसकी नौकरी के आगे इसके सास ससुर नहीं, इसका पति नहीं, इसका ससुराल नहीं, तो फिर इसको रखने का क्या मतलब है? या सिर्फ अपनी नौकरी रखे? घर की क्या ज़रूरत है? पति की क्या ज़रूरत है? शादी से तलाक लीजिए, तलाक ले अपना घर जाए, अपना ज़िंदगी भर नौकरी कमाए, नौकरी करे, पैसा कमाए, ऐश करे। आप बताओ मैंने कुछ गलत कहा क्या? इसे इतना ही तो कह रहा हूँ कि नौकरी छोड़ दो। नौकरी छोड़ने से ऐसा थोड़ा है कि हमारे घर में पैसे की कमी है या मैं इसका खर्चा नहीं उठा सकता, हम भूखे मर जाएंगे, ऐसा है क्या? तो फिर दिक्कत क्या है? अब आप पूछे अपनी बेटी से क्या दिक्कत है। मेरे को तो कुछ समझ नहीं आता। गजोधर जी अपनी बेटी प्रज्ञा की तरफ देखे। वह समझ रहे थे कि उसकी बेटी के मन में क्या है, लेकिन बात यहाँ बहुत अलग था। उन्हें बहुत धीमे स्वर से कहे, बेटा दामाद जी सही तो कहते हैं, समय की मांग है कि अभी तुम अपनी नौकरी छोड़ दो। तुम्हारी ऐसी कौन सी सरकारी नौकरी है? प्राइवेट नौकरी है। दामाद जी सरकारी नौकरी करते हैं, पैसे की कमी तो कोई दिक्कत होनी नहीं है। आज सास ससुर का तबीयत खराब है, उन्हें देखभाल की ज़रूरत है। अगर ज़रूरत के समय घर की बहू उनकी देखभाल की जिम्मेदारी ना ले, अपने कर्तव्य से मुड़ जाए, तो यह बात तो सही नहीं है ना। बेटा दामाद जी सही कहते हैं, तुम्हें नौकरी छोड़ देना चाहिए। प्रज्ञा के पिता गजोधर जी के कहने पर प्रज्ञा ने सीधे सीधे बोल दिया, पापा मैं नौकरी नहीं छोड़ूंगी, मैं नौकरी नहीं छोड़ूंगी। मैं अपने सास ससुर की जिम्मेदारी से कभी पीछे नहीं हटी हूँ। मेरे सास ससुर सामने हैं, आप उनसे पूछ लीजिए कि मैं उनकी जिम्मेदारी से कभी पीछे हटी हूँ क्या। इनको कुछ कहने से पहले मैं उनकी हर ख्वाहिश हर सेवा करती रही, पर मैं नौकरी नहीं छोड़ूंगी। अब प्रज्ञा के चाचा जी ने कहा कि बेटा ऐसा कोई बात नहीं है, बेटा तुम समझने की कोशिश करो। घर की बहू के लिए सबसे पहले उसकी प्राथमिकता उसका परिवार होना चाहिए। लोग हमेशा याद करते हैं कि उस घर की बहू ऐसी थी कि उसने अपने सबसे पहले अपने सास ससुर को देखा, अपने पति को देखा, अपने घर परिवार के लिए उसने क्या किया नहीं किया। हमेशा इस बात का सम्मान होता है। जो अपने सास ससुर, अपने परिवार, अपने ससुराल, अपना घर परिवार को लेकर चलता है, उसका रुतबा अरमान सम्मान अलग ही होता है। इस पर प्रज्ञा के दादाजी ने कहा, बेटा तुम ऐसी बात से नज़रअंदाज कर रही हो। तुम अपनी माँ को नहीं देखी? तेरी माँ घर की सबसे बड़ी बहू थी। जब वह घर में शादी कर आई थी तो घर के हालात क्या थे? उनसे छोटे 2 देवर और 3 ननद थी। तेरे पिता और तेरी माँ ने सबको अपना परिवार बनाकर चला। तेरे पिता बाहर में जितनी मेहनत की, तेरी माँ घर में सबके लिए बहुत सेवा की, हमारी सेवा की। देवर और नंदू को अपना बेटा बेटी समझ के पाली। उनकी पढ़ाई लिखाई सब हुई। नंदू की शादी हुई, देवर की शादी हुई, और आज भी वह घर जुड़ा हुआ है। वह घर कितना आगे बढ़ा है। अगर तेरी माँ उस समय सब करने से इनकार कर देती, जिम्मेदारियों से इनकार कर देती, तो क्या आज यह घर होता? नहीं होता ना। बेटा सब कुछ तो तुम्हारे सामने है। तेरी माँ इतनी बड़ी उदाहरण तेरे सामने है। तो उस माँ की बेटी होने के बाद ऐसा कैसे कह सकती हो
कि तुम अपनी सास ससुर की सेवा नहीं करोगी, उसकी जिम्मेदारी नहीं लोगी। बेटा, अभी समय की माँ यही मांग है कि तुम अपना नौकरी छोड़ दो। यह जिद सही नहीं है बेटा। फिर अचानक से प्रज्ञा जी के दादाजी ने कहा, बेटा एक बात मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ कि तेरे मन में क्या है जो तुम इतना जिद कर रही हो? क्या बात है जो तुम नौकरी नहीं छोड़ना चाहती हो? कम से कम वह बात तो बताओ, हम भी तो समझे कि तेरे मन में बात क्या है। प्रज्ञा इतनी देर से कान खोलकर सबकी बातें सुन रही थी। वह बोली कि अभी सब मेरी माँ का उदाहरण बहुत प्यार से मुझे दे रहे थे। मैंने माँ को अपने घर में बहुत अच्छे से देखा है। एक माँ बेटी के बीच में कैसा रिश्ता होता है किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है। मेरी माँ जब घर आई थी शादी करके तो वह आप दोनों दादा दादी की सेवा की। देवर को अपना बेटा समझ के पाली, उनकी पढ़ाई लिखाई, उनकी शादी उनके सामने हुई। ननद शादी करके चली गई, लेकिन याद है दोनों चाचा शादी करके घर के बगल में ही सही लेकिन पास में ही दूसरा घर बनाकर अलग हो गए। वह क्यों नहीं रहे साथ में? आज भी दादा दादी माँ और पिता के साथ रहते हैं, चाचा चाची के साथ नहीं रहते। और ना चाचा चाची ने कभी ख्वाहिश जाहिर की कि हमारे माँ पापा हमारे साथ रहें। क्यों? उनको अपनी पत्नियों को ज्ञान देना अच्छा नहीं लगा कि हमारी पत्नी भी सास ससुर की सेवा करे? क्यों नहीं किया? ठीक है, वह उनकी मर्जी थी। मेरी माँ जो इतना दिन से उस घर में आई थी, शादी करके अपनी हर ख्वाहिश को उसने मार दिया क्योंकि परिवार बड़ा था। अगर उस समय उन्होंने कुछ ख्वाहिश भी की, ऐसा साड़ी पहनना है या ऐसा कुछ खरीद ले, तो उसे कहा जाता कि तुम जानती हो पैसे का मोल क्या होता है। जो कमाता है ना दिन भर एड़ियाँ रगड़ रगड़ के, वह जानता है कि पैसा कैसे कमाया जाता है। तुम्हारा क्या है? तुम तो दिन भर घर में रहती हो। मेरी माँ ने कितने सबकी सेवा की और कितना सबका काम किया, लेकिन आज तक इतने सालों में कितने लोगों को आज तक याद आया कि वह कितनी मेहनत की है, कितना सबकी सेवा की है, कितनी घर की जिम्मेदारी उठाई है। बेटी काम करता है, उसका पैसा कमाने का तो हर दिन हर कोई बखान करता है, मेरा बेटा इतना मेहनत करता है, सुबह से शाम तक काम करता है। लेकिन बहू के बारे में कौन कहता है कि बहू हमारी इतनी देखभाल करती है, हमारा इतना ध्यान देती है। जब उनकी सुविधा न मिले तो वही बहू को चार बातें सुनाने के बाद भी इनका दिल नहीं भरेगा। अपनी माँ को ही देखकर समझ में आया कि दुनिया में पैसा कमाना कितना ज़रूरी है। अगर आप पैसा नहीं कमाते हो तो आपका मोल कुछ भी नहीं होता। भले ही आप घर में सब लोगों की खूब देखभाल करो, खूब सेवा करो, खूब जिम्मेदारी उठाओ, सबके आगे पीछे घूमते रहो, लेकिन आपका दूसरों की नज़र में कोई मोल नहीं होता। मैंने शादी से पहले ही हर किसी को सीधे मुंह पर कह दिया था कि मैं अपनी नौकरी नहीं छोड़ूंगी। यही बोलकर मैंने शादी की थी। फिर आज ऐसा क्यों? आज इस घर में शादी करके आई, मैं सुबह से लेकर शाम तक इनकी जिम्मेदारी पूरा की। मैं अपनी सास ससुर को माँ पिता के समान हर इच्छा ख्वाहिश पूरी की, सेवा की, अपने पति का हर बात को माना, उनका काम किया। लेकिन आज जब इनके माँ पैरालाइज्ड हो गई हैं और उनके पिता को अस्थमा अटैक होकर आज घर पर हैं, तो इनका बेटा आज छुट्टी लेकर घर पर रहकर अपने माँ बाप की सेवा नहीं करना चाहता। वह अपनी छुट्टी नहीं ले रहा है। आज वह सरकारी नौकरी में है, वह छुट्टी लेगा तो उसके वेतन नहीं कटेंगे। मैं तो प्राइवेट नौकरी में हूँ, फिर भी ऐसा है कि तुम ही छुट्टी लो, तुम ही घर में रहो, तुम मेरे माँ बाप की सेवा करो, क्योंकि तुम बहू हो। जिसके माँ बाप हैं वह बेटा तो करना ही नहीं चाहता अपने माँ बाप की सेवा। क्यों? माँ बाप की सेवा दूसरे इंसान से करवाना है। मैं आज नौकरी छोड़कर घर बैठ जाऊँ तो मेरी दुर्दशा कल मेरी माँ जैसी नहीं होगी? क्या इस बात की गारंटी कोई देता है? पढ़ी लिखी लड़कियां गलत नहीं होती, घर नहीं तोड़ती, लेकिन अपने घर में रहकर अपने घर में अपनी माँ को देखती है कि दिन भर घर में सबकी सेवा और जिम्मेदारी करने के बाद भी उनको क्या इज्जत मिलती है या उनका क्या कद्र किया जाता है। और उन्हीं को देखकर तो समझ में आता है कि भले ही थोड़ा पैसे की नौकरी की जाए, लेकिन नौकरी करना बहुत ज़रूरी है। खुद के पैर पर खड़ा होना बहुत ज़रूरी है। वहाँ पर सतीश जी की माँ ने कहा कि बहू मेरी जो कह रही है बहुत सही है, उसकी बात में सच्चाई है। हम औरतें अपना जीवन लगा देते हैं पर इन परिवार के बीच, बच्चों का जीवन संवारने के पीछे, सास ससुर की सेवा करने के पीछे, पति की हर इच्छा पूरी करने के लिए, पति का जीवन में प्रगति करे, तरक्की करे, उसके पीछे हम दिन भर लगे रहते हैं। किसको गर्म रोटी खानी है, किसको ठंडी रोटी खानी है, सोने से पहले गर्म दूध देते हैं, सुबह नहाने के लिए गर्म पानी दे, लेकिन सब के बाद भी किसको याद रहता है कि हमने उनके लिए क्या किया? बच्चे बोलेंगे ये आपका फ़र्ज़ था, माँ बाप का फ़र्ज़ था, आपने क्या किया? घर में सास ससुर कहेंगे कि वाह यह तो बहू का फ़र्ज़ था, तुमने किया। पति बोलेगा यह हर औरत करती है, तुमने क्या अलग किया? सब करने के बाद भी कहाँ कोई कद्र करता है, कहाँ उसका कोई मोल रखता है।
मेरी बहू सही कह रही है और मैं अपनी बहू की बात से सहमत हूँ। बहू, तुम नौकरी नहीं छोड़ना। तुम हमारी इतना सेवा की है, इस बात का मुझे बहुत खुशी है और हम इसका कुछ उपाय करेंगे। सतीश, जो अभी तक बहुत गुस्से से पैर पटक रहा था, वह भी थोड़ा नरम पड़ गया। अपने ससुर अपने सब ससुराल वालों को इज्जत से विदा किया। उसके बाद सतीश, प्रज्ञा और उसके सास ससुर ने बैठकर अपनी रूटीन को एडजस्ट किया। सुबह सुबह प्रज्ञा अपने सास ससुर को खाना पीना और उनके सारे सहूलियतों के हिसाब से सारे काम करते हुए अपने ऑफिस निकल जाती। सतीश थोड़ा अपने माँ पिता के पास रुकने के बाद अपने घर में डे केयर के लिए एक बंदे को लगाकर फिर अपने ऑफिस चला जाता। दिन को लंच के समय प्रज्ञा का ऑफिस पास में होने की वजह से प्रज्ञा अपने लंच के समय 1 घंटे के लिए घर आ जाती। अपने सास ससुर को देख लेती, उनका हालचाल भी देख लेती और फिर वापस चली जाती। फिर शाम को सतीश जल्दी घर आ जाता और थोड़ा देर बाद जब प्रज्ञा घर आती तो फिर से वह घर का खाना सारा काम करके अपने सास ससुर को खाना वाना खिलाकर उनको सुलाती। इस तरह से दोनों पति पत्नी ने अपनी दिनचर्या और अपने कामों को, अपनी नौकरियों को अपने घर के सास ससुर के हिसाब से एडजस्ट किया। कुछ दिन में ससुर जी पूरी तरह ठीक हो गए। अब सतीश और प्रज्ञा को टेंशन नहीं था कि सास दिन भर अकेली होगी और उन्हें कोई देखने वाला है नहीं। ससुर जी रहते थे। वह समय दोनों पति पत्नी ने अपनी सहमति से एक दूसरे के साथ मिलकर साथ निभाया। प्रज्ञा को नौकरी भी नहीं छोड़नी पड़ी और सतीश को भी पता चला कि माँ बाप की सेवा करने का मतलब क्या होता है। दोस्तों, ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और मिलते हैं एक नई कहानी के साथ एक छोटे से ब्रेक के बाद। धन्यवाद।